नमस्कार और स्वागत है। पिछली बार हमने समझा था कि न्यूरल नेटवर्क में जानकारी आगे कैसे बढ़ती है। हाँ, वो फॉरवर्ड प्रोपगेशन की बात की थी हमने। न्यूरॉन्स की परतों से होते हुए वैल्यूज कैसे आगे जाती हैं। बिल्कुल, पर वो तो सिर्फ एक हिस्सा हुआ ना। असली जो चीज़ है वो सीखना। ये नेटवर्क सीखते कैसे हैं? सही। क्या होता है उनके अंदर जब वो बेहतर बनते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं? हाँ, और यही आज हम समझने वाले हैं। इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट लर्न पर फ्रैंक लाविग्ने का एक बहुत अच्छा लेख है, हाउ डू न्यूरल नेटवर्क्स लर्न, उसी को आधार बना रहे। अच्छा, बढ़िया। तो ये लेख हमें बताएगा कि सीखने की प्रक्रिया में क्या-क्या होता है। हाँ, इसमें हम बैक प्रोपगेशन, लॉस फंक्शन, ग्रेडियंट डिसेंट, ईपॉक्स, इन सब आइडियाज को देखेंगे। और कोई प्रैक्टिकल उदाहरण भी? बिल्कुल, केरास लाइब्रेरी और एमनिस्ट डेटा सेट का एक उदाहरण भी है इसमें। तो हमारा लक्ष्य यही है कि ये जो सीखने की पहेली है ना, उसे थोड़ा सुलझाएं। शानदार। तो चलिए शुरू करते हैं बैक प्रोपगेशन से। आपने कहा फॉरवर्ड प्रोपगेशन, आगे जाना है, तो बैक प्रोपगेशन? पीछे आना। एग्जैक्टली। नाम से ही पता चल रहा है ये पीछे की ओर जाने वाली प्रक्रिया है। बैक प्रोपगेशन सुनने में थोड़ा टेक्निकल है। आसान भाषा में ये करता क्या है? सोचिए, नेटवर्क ने कोई आउटपुट दिया, मान लीजिए तस्वीर देखकर कहा बिल्ली, पर असल में वो कुत्ता था। अच्छा, गलती हो गई। हाँ। तो अब नेटवर्क को बताना पड़ेगा कि भाई तुम गलत थे और कितना गलत थे। बैक प्रोपगेशन यही करता है। ये उस एरर की जानकारी को पकड़ता है और नेटवर्क में पीछे की तरफ भेजता है। पीछे क्यों भेजता है? मतलब क्या होता है इससे? ताकि नेटवर्क अपने कनेक्शंस, जिन्हें हम वेट्स कहते हैं, उन्हें ठीक कर सके। अच्छा, वो वेट्स? हाँ, वही वेट्स जो तय करते हैं कि कौन सा इनपुट कितना जरूरी है। तो बैक प्रोपगेशन इन वेट्स को थोड़ा थोड़ा बदलता है, एडजस्ट करता है, ताकि अगली बार जब वैसी ही तस्वीर आए तो सही जवाब देने की संभावना बढ़ जाए। दिलचस्प। तो ये एक तरह का फीडबैक सिस्टम हुआ। बिल्कुल, ये नेटवर्क को बताता है कि कहाँ गड़बड़ हुई और उसे कैसे ठीक करना है। आप कह सकती हैं कि ये नेटवर्क की याददाश्त और सुधार का तरीका है। और ये सुपरवाइज लर्निंग में ज्यादा काम आता होगा ना, जहां हमें सही जवाब पता होता है। हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास लेबल्स होते हैं। हमें पता होता है कि सही आउटपुट क्या होना चाहिए। बैक प्रोपगेशन उसी सही आउटपुट से तुलना करके ही तो सुधार कर पाता है। ठीक है। तो ये जो गलती है, नेटवर्क के अनुमान और सही जवाब के बीच का अंतर, इसको मापने का भी कोई तरीका होगा? हाँ, यहीं पर आता है लॉस फंक्शन, या कभी-कभी कॉस्ट फंक्शन भी कहते हैं। लॉस फंक्शन। इसका सीधा सा काम है नेटवर्क ने जो आउटपुट दिया और जो सही आउटपुट होना चाहिए था, उनके बीच का अंतर या दूरी मापना। यह हमें एक नंबर देता है, एक स्कोर, जो बताता है कि नेटवर्क कितना गलत है। तो जैसे नेटवर्क का दर्द मीटर, जितनी बड़ी गलती उतना ज्यादा लॉस। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। क्या बढ़िया कहा, दर्द मीटर। लॉस जितना कम मतलब नेटवर्क उतना सटीक। अच्छा, लेख में 3 आम लॉस फंक्शंस का जिक्र है, मीन स्क्वेयर्ड एरर, क्रॉस एंट्रोपी एरर और बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी एरर। जो डेमो है उसमें क्रॉस एंट्रोपी इस्तेमाल हुआ है, वो क्लासिफिकेशन के लिए काफी अच्छा माना जाता है। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट है क्या, या कहीं और भी यूज होता है? नहीं, ये आइडिया नया नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में, जैसे लीनियर रिग्रेशन में भी हम यही करते हैं ना। हाँ, सही। हम कोशिश करते हैं कि जो भविष्यवाणी है और जो असल वैल्यू है, उनके बीच का अंतर कम से कम हो। तो सिद्धांत वही है, लॉस को मिनिमाइज करना। समझ गया। तो नेटवर्क आगे गया, फॉरवर्ड प्रोपगेशन, उसने अपनी गलती नापी, लॉस फंक्शन, और फिर उस गलती के हिसाब से पीछे जाकर वेट्स ठीक किए, बैक प्रोपगेशन। क्या ये एक बार में हो जाता है? नहीं नहीं, ये प्रक्रिया कई बार दोहरानी पड़ती है। और यहीं पर इपॉक्स का कॉन्सेप्ट आता है। एपॉक्स, ये क्या होता है? एक बार नेटवर्क से गुजर गया, यानी एक पूरा फॉरवर्ड पास हुआ, फिर लॉस कैलकुलेट हुआ, और फिर एक पूरा बैकवर्ड पास, बैक प्रोपगेशन हुआ, जिससे वेट्स अपडेट हुए। ये पूरा एक चक्कर एक इपॉक है। अच्छा, मतलब एक राउंड ट्रेनिंग का। हाँ, कह सकते हैं। और हर इपॉक का मकसद होता है कि लॉस को और कम किया जाए। तो जितने ज्यादा इपॉक उतना बेहतर सीखेगा नेटवर्क? आमतौर पर हाँ, हर इपॉक के साथ नेटवर्क थोड़ा और सीखता है, लॉस कम होता है, एक्यूरेसी बढ़ती है। लेकिन इसमें एक पेंच है। क्या? ये पूरी प्रक्रिया, खासकर जब डेटा बहुत बड़ा हो और नेटवर्क बहुत गहरा,
तो कंप्यूटेशनली बहुत महंगी पड़ती है। मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन लगती है। ओह, अच्छा, शायद इसीलिए न्यूरल नेटवर्क इतने पुराने होते हुए भी इनका इस्तेमाल अब जाकर इतना बड़ा है, क्योंकि अब हमारे पास कंप्यूटिंग पावर है। बिल्कुल सही पकड़ा। लेख भी यही कहता है। हाल तक हमारे पास इतनी तेज कंप्यूटिंग पावर, खासकर जीपीयूज की वजह से जो पावर मिली है, वो नहीं थी कि इतने बड़े पैमाने पर ये सब कैलकुलेशन करना प्रैक्टिकल हो। हार्डवेयर की तरक्की ने डीप लर्निंग को संभव बनाया है, एक तरह से। सही बात है। अच्छा, अब एक सवाल, ये जो बैक प्रोपगेशन वेट्स को एडजस्ट करता है, ये कैसे करता है? मतलब क्या अंदाजे से कुछ भी बदल देता है या कोई तरीका है? नहीं नहीं, अंदाजा बिल्कुल नहीं है। यहीं पर एक बहुत ही स्मार्ट मैथमेटिकल तरीका काम आता है, जिसे कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट, एक और टेक्निकल टर्म, चलिए इसे भी आसान करते हैं। जरूर। आप ऐसे सोचिए कि जो लॉस फंक्शन की वैल्यू है वो एक पहाड़ी इलाके जैसा है। कहीं ऊंची चोटियां हैं, मतलब लॉस ज्यादा, गलती बड़ी। कहीं गहरी घाटियां हैं, मतलब लॉस कम, गलती छोटी। लेख में फिगर 2 भी है इसी को समझाने के लिए। ठीक है, पहाड़ी इलाका, चोटियां और घाटियां। हाँ, अब हमारा लक्ष्य क्या है? सबसे गहरी घाटी में पहुंचना, जहां लॉस सबसे कम हो। बिल्कुल, ग्रेडियंट डिसेंट यही करने में मदद करता है। ग्रेडियंट का मतलब है उस पहाड़ी की ढलान। स्लोप। ढलान? अच्छा। हाँ, ढलान हमें बताती है कि घाटी की तरफ जाने के लिए किधर कदम बढ़ाना है। अगर ढलान नीचे की ओर जा रही है, नेगेटिव ग्रेडियंट, तो हमें वेट्स को थोड़ा बढ़ाना है। अगर ढलान ऊपर की ओर जा रही है, पॉजिटिव ग्रेडियंट, तो वेट्स को थोड़ा घटाना है। वाओ, तो ग्रेडियंट रास्ता दिखाता है। एग्जैक्टली। ग्रेडियंट डिसेंट संक्षेप में कहें तो लॉस को कम करने की दिशा में नेटवर्क को गाइड करता है। लेकिन कितना बढ़ाना या घटाना है, एक छोटा कदम लें या बड़ा, ये कैसे तय होता है? ये एक और जरूरी चीज है, इसे लर्निंग रेट कहते हैं। हाँ जी। ये एक पैरामीटर है जो हम सेट करते हैं। ये बताता है कि हर बार सुधार करते समय वेट्स में कितना बदलाव करना है, कदम कितना बड़ा होगा। तो सही लर्निंग रेट चुनना जरूरी होगा। बहुत जरूरी है। ये थोड़ी कला भी है और थोड़ा विज्ञान भी। अगर लर्निंग रेट बहुत बड़ा रख दिया तो हो सकता है हम घाटी के तल को कूदकर पार कर जाएं और कभी पहुंचे ही नहीं। ओह। और अगर बहुत छोटा रख दिया तो हम घाटी में उतरेंगे तो जरूर, पर बहुत धीरे धीरे। ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। तो बैलेंस चाहिए। हाँ, एक अच्छा संतुलित लर्निंग रेट खोजना पड़ता है। समझ गया। तो ग्रेडियंट डिसेंट ढलान का पीछा करके लॉस कम करने का रास्ता है। कैलकुलस से इसका कोई लेना देना है? बिल्कुल है। जो लोग कैलकुलस जानते हैं उनके लिए ये लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने जैसा है। ग्रेडियंट ही तो डेरिवेटिव है जो हमें बदलाव की दर और दिशा बताता है। अच्छा, पर क्या असल में लॉस फंक्शन का ग्राफ इतना सीधा साधा होता है? मतलब एक ही घाटी जैसा फिगर 2 में दिखता है? नहीं, असल में यही कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। ज्यादातर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में लॉस का जो लैंडस्केप होता है ना, वो बड़ा उबड़ खाबड़ होता है। उसमें कई छोटी छोटी घाटियां हो सकती हैं जिन्हें लोकल मिनिमा कहते हैं। लोकल मिनिमा मतलब छोटी घाटियां। हाँ, और एक होती है सबसे गहरी घाटी जिसे ग्लोबल मिनिमम कहते हैं। हमारा लक्ष्य तो ग्लोबल मिनिमम तक पहुंचना है। पर डर ये है कि हम किसी छोटी लोकल घाटी में ही ना अटक जाएं। बिल्कुल, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसी से निपटने के लिए ग्रेडियंट डिसेंट के थोड़े एडवांस्ड वर्जन इस्तेमाल होते हैं, जैसे स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। स्टोकास्टिक, इसका क्या मतलब है? स्टोकास्टिक मतलब रैंडम, या जिसमें थोड़ी अनियमितता हो। इसमें हम पूरे डेटा पर एक साथ ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के बजाय डेटा के छोटे छोटे रैंडम बैच पर करते हैं, या कह लीजिए हम पहाड़ी पर अलग अलग जगहों से उतरना शुरू करते हैं। अच्छा, रैंडमनेस, इससे क्या फायदा होता है? इस रैंडमनेस से प्रक्रिया में थोड़ा शोर आता है। ये शोर कभी-कभी हमें किसी छोटी लोकल घाटी से बाहर धक्का देकर निकालने में मदद कर सकता है, ताकि हम ग्लोबल मिनिमम की तरफ बढ़ सकें। अरे वाह, तो थोड़ी गड़बड़ी यहाँ फायदेमंद है। हाँ, एक तरह से। तो ये सब बैक प्रोपगेशन, लॉस, ग्रेडियंट्स, लर्निंग रेट, एसजीडी सुनने में काफी मैथ और कॉम्प्लेक्स लगता है ना? हाँ बिल्कुल, पर्दे के पीछे तो काफी कुछ चल रहा है। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि आजकल हमें इन सब में खुद ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास केरस, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च जैसी बहुत अच्छी लाइब्रेरीज हैं। अच्छा, ये लाइब्रेरीज क्या करती हैं? ये सारी जटिलता को हमसे छुपा लेती हैं। मतलब ये हमें बने बनाए फंक्शंस और टूल दे देती हैं। हमें बस बताना होता है कि हमें क्या चाहिए, कितनी लेयर्स,
कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन, कौन सा ऑप्टिमाइजर, और ये लाइब्रेरीज बाकी का काम संभाल लेती हैं। जैसे खाना पकाने के लिए तैयार मसाले। हाँ, बहुत बढ़िया एनालॉजी है। आप चाहें तो खुद सारे मसाले पीसें या फिर बना बनाया पैकेट ले आएं। लाइब्रेरीज वो पैकेट हैं। लेकिन अगर ये सब इतना आसान है तो फिर हमें ये अंदर की बातें, बैक प्रोपेगेशन, ग्रेडियंट डिसेंट, समझने की जरूरत क्यों है? देखिए, ज़रूरत शायद रोज़ के काम में ना पड़े, पर मेरा मानना है, और लेख भी यही इशारा करता है, कि फंडामेंटल समझना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। जब आपका मॉडल ठीक से काम नहीं कर रहा हो या जब आप उसे बेहतर बनाना चाहें, तब अगर आपको पता है कि अंदर क्या चल रहा है, तो आप सही सवाल पूछ सकते हैं, सही पैरामीटर बदल सकते हैं। ये आपको डीबग करने में, ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है। सही बात है, कॉन्फिडेंस आता है। चलिए अब इसको एक्शन में देखते हैं। लेख में केरास और MNIST डेटा सेट का उदाहरण है। ये MNIST क्या चीज़ है? MNIST एक बहुत ही फेमस डेटा सेट है। इसमें हाथ से लिखे हुए अंकों 0 से 9 तक की छोटी छोटी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं, करीब 70,000 तस्वीरें। अच्छा, हैंड रिटन डिजिट्स। हाँ, ये मशीन लर्निंग में एक तरह से हेलो वर्ल्ड प्रॉब्लम है। नए लोग अक्सर इसी से शुरुआत करते हैं। काम ये होता है कि एक मॉडल बनाएं जो तस्वीर देखकर सही अंक पहचान ले। ये एक क्लासिफिकेशन टास्क है। और केरस इसमें कैसे मदद करता है? केरस इसे बहुत आसान बना देता है। पहली बात, MNIST डेटा सेट केरस में पहले से ही है, बस एक कमांड से लोड हो जाता है। अरे वाह! और ये ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में बटा हुआ भी आता है। फिर मॉडल बनाने, उसे ट्रेन करने और जांचने के लिए भी केरस में आसान कमांड्स हैं। तो मॉडल बनाने से पहले डेटा तैयार करना पड़ता होगा। लेख में लिखा है कुछ फ्लैटन करना, नॉर्मलाइज करना। हाँ, डेटा प्री प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी है। MNIST की तस्वीरें 28x28 पिक्सल की होती हैं। ठीक है। तो पहला काम है फ्लैटन करना, यानी 28x28 की ग्रिड को एक सीधी 784 पिक्सल की लाइन में बदल देना, क्योंकि हमारी पहली लेयर अक्सर एक फ्लैट वेक्टर लेती है। ओके। दूसरा, पिक्सल वैल्यूज को नॉर्मलाइज करना। वैल्यू 0 से 255 तक होती हैं, उन्हें 0 से 1 के बीच ले आते हैं, अक्सर 255 से डिवाइड करके। इससे ट्रेनिंग स्टेबल रहती है। और तीसरा जो आउटपुट है, यानी अंक 0 से 9, उसे कैटेगोरिकल फॉर्मेट में बदलते हैं। मतलब अगर सही जवाब 3 है, तो उसे एक लिस्ट 000100000 से दिखाते हैं। केरास में इसके लिए भी फंक्शन है। समझ गया। तैयारी हो गई। अब मॉडल। केरास में मॉडल कैसे बनता है? केरास में एक सीक्वेंशियल मॉडल होता है, जिसमें आप एक के बाद एक लेयर्स जोड़ते जाते हैं। अच्छा। लेख वाले उदाहरण में कुछ डेंस लेयर्स यूज हुई हैं। डेंस लेयर मतलब हर न्यूरॉन पिछली लेयर के हर न्यूरॉन से जुड़ा होता है। आपको बस बताना होता है हर लेयर में कितने न्यूरॉन होंगे और कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना है। एक्टिवेशन फंक्शन लेख में रलू और सॉफ्टमैक्स का नाम है। ये क्या करते हैं? इसके लिए बहुत कॉमन है, काफी एफिशिएंट है। और सॉफ्टमैक्स अक्सर आखिरी आउटपुट लेयर में यूज होता है, खासकर क्लासिफिकेशन में। सॉफ्टमैक्स क्यों? क्योंकि ये आउटपुट को ऐसा बनाता है कि सारी क्लास यानी 0 से 9 अंक की प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 हो। तो हमें पता चल जाता है कि मॉडल किस अंक को सबसे ज्यादा संभावित मान रहा है। अच्छा, और मॉडल को कंपाइल करते वक्त ऑप्टिमाइजर और लॉस फंक्शन भी बताना होता है? हाँ, बिल्कुल। ऑप्टिमाइजर जैसे एडम बताएगा कि ग्रेडियंट डिसेंट कैसे लागू करना है, और लॉस फंक्शन जैसे कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी बताएगा कि गलती कैसे मापनी है। ठीक है, सब तैयार। अब असली ट्रेनिंग। उसके लिए है model.fit कमांड। हम उसे ट्रेनिंग डेटा देते हैं, बताते हैं कितने ईपॉक्स चलाने हैं, और चाहें तो वैलिडेशन डेटा भी दे सकते हैं, ताकि साथ साथ पता चले कि मॉडल अनदेखे डेटा पर कैसा कर रहा है। और फिर क्या होता है? फिर ट्रेनिंग शुरू होती है। आप देखेंगे कि हर इपॉक के बाद लॉस धीरे धीरे कम हो रहा है और एक्यूरेसी बढ़ रही है। लेख में बताया है कि हर इपॉक में कुछ सेकंड या मिनट लगते हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ, इसमें कंप्यूटेशन लगती है। और ट्रेनिंग खत्म होने पे हम model.evaluate से टेस्टिंग डेटा पर फाइनल परफॉर्मेंस चेक करते हैं। अच्छा। लेख के उदाहरण में 98% से ज्यादा एक्यूरेसी आती है, जो MNIST के लिए काफी अच्छी है। 98%, ये तो बहुत बढ़िया है। मतलब 100 में से 98 बार सही पहचान लेता है। पर क्या अब हर बार इस्तेमाल करने से पहले फिर से ट्रेन करना पड़ेगा? वो तो बहुत टाइम लेगा। नहीं, यहीं पर मॉडल को सेव करना काम आता है। केरस में model.save फंक्शन है। अच्छा। ये आपके पूरे ट्रेन्ड मॉडल को
उसका स्ट्रक्चर, सारे सीखे हुए वेट्स, बायसेस, सब कुछ एक फाइल में सेव कर देता है। अक्सर .h5 फाइल होती है या सेव्ड मॉडल फॉर्मेट होता है। इसका फायदा क्या है? फायदा ये कि जो घंटों या दिनों की ट्रेनिंग थी वो दोबारा नहीं करनी पड़ती। अगली बार बस लोड मॉडल से सेव की हुई फाइल लोड करो और मॉडल इस्तेमाल के लिए तैयार। अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज है। हाँ, इससे डिप्लॉयमेंट बहुत तेज हो जाता है। ट्रेनिंग एक बार का खर्चा है, इस्तेमाल बार बार का। बेहतरीन। तो अगर हम आज की बात को समेटें, न्यूरल नेटवर्क सीखते हैं अपने आउटपुट की तुलना सही जवाब से करके लॉस फंक्शन, फिर गलती के हिसाब से वेट्स को पीछे जाकर ठीक करते हैं, बैक प्रोपगेशन, और ये सुधार ग्रेडियंट डिसेंट से होता है। ये सब कई इपॉक्स में चलता है और केरेस जैसी लाइब्रेरीज ये सब हमारे लिए आसान कर देती हैं। बिल्कुल सही सारांश है। और एक मुख्य बात ये निकलती है कि मशीन लर्निंग, कम से कम इस सुपरवाइज्ड लर्निंग के मामले में, असल में एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ऑप्टिमाइजेशन मतलब हम बस सबसे अच्छे वेट्स का सेट ढूंढ रहे हैं, वो सेट जो लॉस को सबसे कम कर दे। असली चुनौती है ये खोज एफिशिएंटली करना। बैक प्रोपगेशन और ग्रेडियंट डिसेंट इसी खोज के तरीके हैं। मशीन लर्निंग मतलब सबसे बेहतर हल की खोज, ये सोचने का अच्छा तरीका है। इसने मेरे मन में एक सवाल जरूर खड़ा किया है। पूछिए। हमने देखा कि ये मॉडल सही जवाबों के आधार पर सीखते हैं, पर नेटवर्क उन सिचुएशंस में कैसे सीखेंगे जहां कोई एक तय सही जवाब हो ही ना, या सही की परिभाषा सब्जेक्टिव हो या बदलती रहे? जैसे किसी को कौन सी मूवी पसंद आएगी, इसका कोई एक सही जवाब तो है नहीं। ये बहुत गहरा सवाल है और ये हमें मशीन लर्निंग के दूसरे एरियाज की तरफ ले जाता है, जैसे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जहाँ लेबल नहीं होते, या रीइंफोर्समेंट लर्निंग जहाँ एजेंट रिवॉर्ड और पनिशमेंट से सीखता है। उनमें सीखने के तरीके अलग होते हैं, जहाँ सही जवाब पर निर्भरता कम होती है। पर ये शायद फिर कभी किसी और चर्चा का विषय हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये आगे के लिए एक अच्छा पॉइंट है।